नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएस मॉक टेस्ट 25, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस कवर किया जाएगा आरओ एआरओ का थ्रू वीडियो लेक्चर्स, और आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेल करा दी जाएगी। आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को देखिए, भारतीय आईटी उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री? रतन टाटा, एनआर नारायण मूर्ति, एफसी कोहली और आखिरी है अजीम प्रेमजी। तो यहां पर मैं बता दूं, फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री कहा जाता है एफसी कोहली को, एंड एफसी कोहली इज अ फाउंडर ऑफ टीसीएस। ठीक है, तो यहां पर सी इज द राइट आंसर। एक बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। सी आपका सही उत्तर है। यहां पर कुछ अन्य तथ्य दिए गए हैं, कुछ अन्य फैक्ट्स दिए गए हैं, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो भारतीय एनिमेशन उद्योग का जनक किसे कहते हैं? राम मोहन को कहते हैं। ठीक है। दूसरा, आधुनिक भारतीय खगोल विज्ञान का जनक कौन है? मनाली कल्लाथ वेणु बापू हैं। ठीक है। आधुनिक भारतीय स्थापत्य के जनक बालकृष्ण विठल दास दोषी हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के पिता कौन है? रामदेव मित्र हैं। भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। ठीक है। और भारतीय रसायन विज्ञान का पिता कौन है? प्रफुल्ल चंद्र है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। सबसे बेहतर तरीका होता है कि वीडियो लेक्चर्स के समय स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में नोट करने का मन करे नोट करो, नहीं तो स्मार्ट तरीके से एक फोल्डर बना के रिवाइज करने के लिए चीजों को एक जगह रख लो। अब यहीं पर देख लीजिए क्लास, आप लोग दो तीन चीजें। ग्रीन रिवॉल्यूशन से, हरित क्रांति से पूछता है पेपर में प्रश्न कि हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? ठीक है, हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? अगर भारत के संदर्भ में पूछेगा तो आप किसका नाम लगाएंगे, किसका नाम टिक लगाएंगे? एम एस स्वामीनाथन का नाम आप टिक लगाएंगे। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन का नाम। लेकिन अगर आपसे पूछेगा फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में, तो आप नॉर्मन बोरलॉग का नाम लगाएंगे टिक। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, एक चीज और आप याद रखेंगे, वर्गीसी कुरियन का नाम। ठीक है, वर्गीसी कुरियन किस चीज से रिलेटेड है? ही इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? आपका मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, मिल्क से। तो इतने पॉइंट्स आप और याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। ऑपरेशन फ्लड किस चीज से रिलेटेड है? वो भी दूध से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है। वर्गीसी कुरियन का नाम आप याद रखेंगे। सारे फैक्ट्स याद रखिए। दूसरा प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत के संदर्भ में दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? प्रश्न को सही से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है राज राम प्रथम, दूसरा आपको दिया गया है नरवर्मन। ठीक है, तीसरा आपको दिया गया है राजेंद्र प्रथम और आखिरी आपको दिया गया नरसिंह वर्मन प्रथम। तो मैं बता दूं, नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया किसे बोलते हैं? राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, सी जो है आपका सही उत्तर है। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो आप समुद्रगुप्त लगाते। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको समुद्रगुप्त दिया रहता। तो यहाँ पे देखिए, दक्षिण भारत का नेपोलियन जो है वो राजेंद्र प्रथम को कहा गया है, जबकि भारत का नेपोलियन गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को कहा गया था। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, राजेंद्र प्रथम को हम कुछ अन्य उपाधियों से भी जानते हैं, जैसे पंडित चोल। ठीक है, पंडित चोल अगर पूछा जाएगा कि किसको बोला गया है, तो राजेंद्र प्रथम को। या फिर गंगई कोंड चोल, ये किसको बोला गया है? ये भी आपका राजेंद्र प्रथम को बोला गया है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। राजेंद्र प्रथम से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहां पर लिखा है, इन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत
तक किया और इसे एक सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बनाया। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपको बताना चाहती हूं। इन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप दिया था। बंगाल की खाड़ी को इन्होंने चोल झील का स्वरूप दिया था। दूसरी चीज, गंगा का पानी लाने के लिए, पवित्र जल को लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था तथा जो पाल शासक उस समय था महिपाल, उसको भी इन्होंने पराजित किया था। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न, भौगोलिक संकेतक अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन विच ईयर? 1999, 2000, 2002, 2003। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट जो है, जो जीआई है, वो आपका 1999 में आपका अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। यहां पे देखिए। अब क्लास 1 दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगी। जब भी हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग की बात करेंगे तो इसको कौन रेगुलेट करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ठीक है, और जब हम बात करते हैं आपके राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, तो ये आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत किया जाता है। तो दोनों चीज याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन विश्व व्यापार संगठन WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौता के तहत किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, WTO याद रखिएगा और यहाँ पे ट्रिप्स याद रखिएगा जीआई टैग की जब हम बात करेंगे, क्योंकि पेपर में प्रश्न को अगर डिफिकल्ट बनाना होगा तो ये आपको दे देगा। और मैं बता रही हूँ यहाँ से प्रश्न बना भी है, तो यूपीएससी में बना था। तो ये चीज याद रखिएगा। जब भी हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो ये आपका वस्तुओं का भौगोलिक सूचक है और अधिनियम 1999 के तहत आता है, जो कि अभी हमारे प्रश्न में पूछा गया था। तो दोनों चीज आप परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया लेकिन सही है। फोर्थ प्रश्न को देखिए, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति रहित जिला कौन सा है? ठीक है, यहां पे रहित पूछा गया है। विच आर द उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट विदाउट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स? पहला आपको दिया गया बागपत व जालौन, दूसरा है जालौन व अयोध्या, तीसरा है अयोध्या व बागपत और आखिरी है आपका बागपत और बिजनौर। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है बी, जालौन और अयोध्या में आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं पाए जाते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप यहाँ पर देखिए। अगर हम भारत की पूरी जनसंख्या की बात करें तो भारत की पूरी कुल जनसंख्या का 1.09% जो है वो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं। ठीक है, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% जो है वो आपके अनुसूचित जनजाति हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ये चीज समझ में आया। जब हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो 1.09% जनजाति आपके जातियां हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.6% जो है वो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पे देखिए। सबसे अधिक शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, वो कहां पे आपको मिलेगी? सोनभद्र में मिलेगी। ठीक है, सोनभद्र जिले में सबसे अधिक एसटी आबादी वाला जिला है ये सोनभद्र। ठीक है, और सबसे कम की जब हम बात करेंगे तो वो बागपत है, और कहां पर नहीं मिलती है तो वो जालौन और अयोध्या है। तो याद रखिएगा इतनी चीजें क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं यहां पर। अगला हम देखते हैं, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त का पहला अभिलेख, जिसको कि बिल्सन अभिलेख कहते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन बिल्सन इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ता रूलर कुमार गुप्त इज सिचुएटेड? तो पहला तो आपको प्रश्न में ही एक इंफॉर्मेशन दे दी कि जो बिल्सन अभिलेख है वो कुमार गुप्त का है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। पेपर में प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। अब पूछा है वो उत्तर प्रदेश में उसकी लोकेशन कहाँ है, प्रयागराज में, अयोध्या में, कि ईटा में, कि मथुरा में? तो यहां पर आपका एटा जो है, एटा वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, एटा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब देखिए
यहाँ पर हमने बिलसड़ अभिलेख की बात की। बिलसड़ अभिलेख या आपका बिलसड़ या भिलसड़ कुछ भी दिया रह सकता है, वो कुमारगुप्त से रिलेटेड है। कुमारगुप्त से रिलेटेड एक और आपका अभिलेख है जिसको कि हम मंदसौर अभिलेख कहते हैं, ठीक है, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में सुव्यवस्थित शासन का वर्णन किया गया है कुमारगुप्त के। और एक चीज और, इसकी रचना किसने की है? वत्स भट्टी ने की है। याद रखिएगा क्लास, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और उन्होंने कहा है, क्या ने की है? कुमारगुप्त एक ऐसी पृथ्वी पर शासन करता है। कुमारगुप्त क्या लिखा है उस अभिलेख में? मंदसौर अभिलेख की बात कर रही हूं मैं अब आपसे, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर मैंने आपसे बिलसड़ अभिलेख की बात की है, यहां पर हम मंदसौर अभिलेख की बात करें। इसमें कुमारगुप्त के बारे में क्या लिखा है वो मैं आपको बता रही हूं। कुमारगुप्त एक ऐसी पृथ्वी पर शासन करता है जो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी, ठीक है। सुमेरु तथा कैलाश पर्वत जिसके बृहत पयोधर के समान थे। सुंदर वाटिकाओं में लिखे खिले फूल जिसकी हंसी के समान थे। तो ये कहां पर लिखा हुआ है? ये आपका मंदसौर अभिलेख में लिखा है, जो कि कुमारगुप्त से रिलेटेड है। कुमारगुप्त से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है। और चीनी यात्री ह्वेंसांग जो था ने कुमारगुप्त को शुक्रादित्य के नाम से इंडिकेट किया है या फिर संबोधित किया है या इनका उल्लेख किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न में पूछे आपसे कि ह्वेंसांग ने किसे शुक्रादित्य की उपाधि दी है, तो आप याद रखिएगा किसको दी है? कुमारगुप्त को दी है। और यहां पर जो मैंने आपको बताया, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, वो भी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहां पर है, कुमारगुप्त जो था वो सर्वप्रथम इसने मयूर शैली की रजत मुद्राएं भी चलाई थी। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा क्लास। यहाँ पे बस इतना ही बताऊंगी, ज्यादा बताऊंगी तो फिर हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न, भारत की पहली कृषि जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई थी? ठीक है, इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वाज कंप्लीटेड इन व्हिच ईयर? 1951 to 52, 61 to 62, 71 to 72 या फिर 1981 to 82? तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो 1971 to 72 है, याद रखिएगा। ठीक है, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न आपका क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही चयन करिए। तो पावना, कुकी, कोल, संथाल। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जो संथाल विद्रोह हुआ है ये 1855 के समय में हुआ है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति याद रखिएगा, और याद रखिएगा इसी के 2 साल पहले आपका संथाल विद्रोह हुआ था। तो ऐसे हो सकता है पेपर में आपको 1855 ना याद रहे, लेकिन क्रांति के कारण आपको याद आ जाए। तो ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। तो यहाँ पे डी का फर्स्ट होगा। डी का फर्स्ट आपका 2 जगह दिया गया है, ठीक है। जैसे ही आपने डी का फर्स्ट लगाया, आपको पता चल गया ए का 4th होगा। ए का आपका क्या है? पावना का आपका 1873। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जो कुकी विद्रोह है वो आपका कब हुआ है? वो आपका 1917 में हुआ है। और कोल विद्रोह जो है वो आपका हुआ है, जो ये आपका 3rd हो गया, और जो कोल विद्रोह है वो आपका हो गया 1931 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम देख लेते हैं व्याख्या में, देखिए सही उत्तर आपका बी है। जो पावना विद्रोह है वो 1873 के समय हुआ है, कुकी विद्रोह 1917, कोल विद्रोह 1831 और यहाँ पर संथाल विद्रोह आपका 1855 में, ठीक है। चलिए क्लास, यहाँ पे देख लीजिएगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये पूछता है प्रश्न, ये पूछा गया प्रश्न है। तो जो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व सिंधु और कानू द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा आप, ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगते हैं। और कुकी विद्रोह आपका कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसने 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले उतने ही नगर हैं? किसमें 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले उतने ही नगर हैं जितने उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, which of the following state has as many cities with population of 10 lakh or more as उत्तर प्रदेश? ठीक है, कौन सा एक और ऐसा राज्य है जहां पर उत्तर प्रदेश की तरह ही
सेम नंबर में आपके 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले वो हैं। तो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, यहाँ पे केरला डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगर हम देखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो आपके नगर हैं वो कौन कौन से हैं, तो कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है, गाजियाबाद है, वाराणसी है, मेरठ है, प्रयागराज है। याद रखिएगा प्लीज क्लास, इस चीज को याद रखिएगा, ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है। यहीं पर आपको दूसरा दे देगा, गोरखपुर दे देगा या कुछ दे देगा और आपसे पूछेगा कौन सा नहीं है जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा है, तो ध्यान में रखिएगा। 9वां प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। यहाँ पे पुस्तक के नाम दिए गए हैं और लेखक के नाम दिए गए हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आंसर दे लीजिए, मेरे स्पीड पे मत वो रहा करिए, आप वीडियो पॉज करिए, आराम से आंसर दीजिए, फिर देखिए आपका आंसर सही है कि गलत। तो हम देखते हुए चलते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया वो किसने लिखा है, राफिक ज़कारिया ने लिखा है। तो आपका ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड आपका 2 जगह दिया गया है। चलिए, द स्प्रिंगिंग टाइगर, द स्प्रिंगिंग टाइगर जो है वो ह्यू टोयो ने लिखा है। तो आपका बी का फर्स्ट हो गया, तो हमको आंसर तो करेक्ट मिल गया ना, ए आपका सही उत्तर होगा। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर जो है वो सर अरविंदो घोष ने लिखा है, ठीक है। और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो सही उत्तर आपका क्या है, ए आपका सही उत्तर है। एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा। अब यहां पर हमने पुस्तकों के नाम देख लिए, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया और प्राइज ऑफ पार्टीशन, ये दोनों किताबें। अगर पेपर में आपसे पूछ लिया प्राइज ऑफ पार्टीशन किसने लिखा है, तब भी आप राफिक ज़कारिया का नाम लिखेंगे। अगर द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तब भी राफिक ज़कारिया का नाम आप लिखेंगे, ठीक है। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री ये किसके द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। स्प्रिंगिंग टाइगर किसके द्वारा लिखा है, यूट्रोस के द्वारा, ठीक है। और ये इसमें इन्होंने किसके, द स्प्रिंगिंग टाइगर में किसके जीवन के वर्णन किया गया, किसके जीवन के बारे में बताया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के। पेपर में ये भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसके द्वारा लिखा है, श्री अरबिंदो के द्वारा लिखा गया है। श्री अरबिंदो के द्वारा कुछ और जो रचनाएं हैं उनकी वो देख लेते हैं। एस्से ऑन गीता, ठीक है, द लाइफ डिवाइन और कलेक्टेड पोएम्स एंड प्ले। ये तो लाइफ डिवाइन याद रखिएगा, एस्से ऑन गीता, बस इतना बहुत है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर आपको मन करे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ सरहिंद और बैटल ऑफ राकस तंगड़ी, ठीक है, राक्षसी तांगड़ी युद्ध। तो ये आपका कब हुआ है, ये तो आपका 1565 में हुआ है, 1565 में हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम सरहिंद की बात करते हैं, सरहिंद आपका कब हुआ है, 1555 में हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम पानीपत की बात करते हैं तो पानीपत आपका कब हुआ है, 1556 में, एक मिनट, 1556 में। और हल्दी घाटी युद्ध की जब हम बात करते हैं ये आपका कब हुआ है, 1576 में। तो अब आप अरेंज कर लीजिए, अब आप अरेंज कर लेंगे, मुझे लगता है अब आप लोग अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कौन सा हुआ है युद्ध, आपका 1555 में सरहिंद का युद्ध, ठीक है। तो थर्ड, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका कौन सा है, 1556 पानीपत का युद्ध, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे आखिरी में आपका कौन सा युद्ध हुआ है, देखिए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध आपका कहाँ दिया गया, 1 पे दिया गया। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, बी होगा। बहुत से बच्चों ने मैम से पहले भी कर लिया होगा, बी जो है वो सही उत्तर है, अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर हम युद्ध के बारे में देख लेते हैं। सरहिंद का जो युद्ध है वो 1555 में हुआ है, मैंने आपको बताया है। ये किसके किसके बीच में हुआ है इसको देख लीजिए। यहाँ ये अफगान सेना और मुगल सेना के बीच में हुआ था, जिसमें कि अफगान सेना का नेतृत्व किसने किया था, सिकंदर शाह सूर्य ने, याद रखिएगा। और मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, उसका बैरम खान ने नेतृत्व किया था। लेकिन उस समय मुगल एम्परर कौन था, ये याद रखिएगा, हुमायूं, ठीक है। तीनों चीज याद रखिएगा। सरहिंद का जो युद्ध हुआ है उसकी डेट, उसका ईयर आप याद रखेंगे 1555, ठीक है। यह युद्ध किसके बीच में हुआ था, अफगान सेना के बीच में और मुगल सेना के बीच में हुआ था। अफगान सेना का नेतृत्व किसने किया था,
सिकंदर शाह ने किया था। मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था। लेकिन उस समय आपका मुगल एम्परर कौन था? हुमायूं था। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अगला हम इसी तरीके से देखते हैं जब हम पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करते हैं। ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध देखिए यहाँ पर एक बार। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो 1556 में लड़ा गया। पहली चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, ये किसके किसके बीच में हुआ था ये देखिए। यह युद्ध दिल्ली के अफगान शासक आदिल शाह सूर्य के बीच और किसके बीच में हुआ था? अकबर की सेना के मध्य हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप याद रखिएगा। जो आदिल शाह सूर्य था उसका एक सेना नायक था जिसका कि नाम हेमू था, हेमचंद्र विक्रम आदित्य। तो ठीक है, पेपर में मेनली आपको हेमचंद्र विक्रम आदित्य का नाम दिया रहता है। ठीक है, लेकिन ये किसका सेना नायक था उसका भी नाम आप याद रखेंगे, आदिल शाह सूर्य का। ठीक है, जो कि आपका एक अफगान का शासक था। और दूसरी तरफ कौन था? मुगल सेना थी। मुगल सेना किसके उस समय राजा कौन था? उस समय मुगल सेना किसकी वो थी? अकबर शासक था आपका। ये भी चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, तालीकोट का युद्ध जब हम बात करेंगे, तालीकोटा का युद्ध जिसको कि हम राक्षस तांगड़ी युद्ध भी कहते हैं, तो ये विजयनगर एम्पायर की और दक्कन के जो सुल्तान थे उनके बीच में लड़ा गया था। इतनी चीजें याद है आपको, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, जिसमें कि विजयनगर की हार हुई थी। फिर हल्दी घाटी का युद्ध जब हम बात करते हैं तो ये 1576 में हुआ था और ये किसके बीच में हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ओकून का नियम बतलाता है, जो ओकून लॉ है वो क्या बतलाता है? किसी देश की विकास दर और बेरोजगारी के बीच संबंध। ठीक है, किसी देश के विकास दर एवं उपभोक्ता व्यापार के बीच में संबंध, किसी देश की विकास दर एवं जीवन की गुणवत्ता के बीच में संबंध, या फिर किसी देश की विकास दर एवं क्रय शक्ति क्षमता के बीच में संबंध। तो ओकुन्स लॉ जो है ये क्या बताता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में आर्थिक मंदता की स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कौन सा प्रयास किया या किए जा सकते हैं? ठीक है, What effort can be made by the Reserve Bank of India to deal with the situation of economic slowdown in India? पहला है आपको विस्तारित मौद्रिक नीति या विस्तारित राजकोषीय नीति, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। तो मैं आपको बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन फ्रेम करता है? ये आपका सेंट्रल बैंक करता है, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। और जब हम बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी तो ये तो गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के करेगा। तो यहाँ पर आरबीआई द्वारा खाली एक्सपेंशन पॉलिसी ली जाएगी, वो भी मॉनेटरी मौद्रिक नीति पे फोकस करेगा। मौद्रिक नीति जो है वो सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे तो ये सरकार के हाथ में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में कॉर्निश व चार तस्लीम शब्द किसे संदर्भित करते हैं? ठीक है, कॉर्निश एंड चार तस्लीम वर्ड इन द मुगल पीरियड रिफर्स टू द मुगल दरबारियों का पहनने का वस्त्र। ठीक है, जो मुगल दरबारी आपके जो थे वो जो वस्त्र पहनते थे उसको, या मुगल दरबार में विदेशी राजदूतों द्वारा पढ़ा जाने वाला संदेश, द मैसेज रेड बाय द फॉरेन एम्बेसडर इन मुगल कोर्ट, या फिर मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका, द मेथड ऑफ ग्रीटिंग इन द मुगल कोर्ट, या फिर आखिरी मुगल दरबार में सार्वजनिक मुद्दों पर होने वाली चर्चा, डिस्कशन ऑफ पब्लिक इश्यूज इन द मुगल कोर्ट। तो मैं आपको बता दूं, जो कॉर्निश है और जो चार तस्लीम है वो एक तरीके का ग्रीटिंग मेथड रहता था, अभिवादन का तरीका होता था। ठीक है, तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में आधुनिक नियोजन का प्रणेता किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड एज द पियोनियर ऑफ मॉडर्न प्लानिंग इन इंडिया? एम.एन. रॉय, एम. विश्वेश्वरैया, ठीक है, श्रीमन नारायण अग्रवाल, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो मॉडर्न इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी किसने दी थी? मैं बता दूं, प्लान्ड इकोनॉमी आपके दिया था एम.एस. विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, बी जो है वो आपका सही है।
तो यहाँ पे देख लीजिए 1934 में, देखिए यहां पर पढ़िए, भारत में आर्थिक नियोजन पर सर्वप्रथम चर्चा 1934 में प्रारंभ हुई, ठीक है, 1934 में, और जब एमएस विश्वरैया ने प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी। दैट्स व्हाई ही इज रिगार्डेड एज अ पायोनियर ऑफ मॉडर्न प्लानिंग। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा क्लास, नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 47 में लोगों के पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरा है 48A, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। फिर उसके बाद आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों एवं स्थानों का संरक्षण, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और आखिरी है अनुच्छेद 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जितने भी डीपीएसपी दिए गए हैं वो आपके ज्यादातर सही है, इसमें एक जो गलत है वो ये है। 48A में ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात नहीं की गई है, ये आपका आर्टिकल 48 में कहा गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए नहीं रहता तो सही रहता, और 48A में आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। देखिए तो यहाँ पे मैंने आपको सही उत्तर बी बताया ना। हाँ, अब देख लीजिए यहाँ पे व्याख्या भी मैं आपको बता दूं। देखिए जो अनुच्छेद 48A है, जिसे कि हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा है, उसमें कहा गया है राज्य को पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का निर्देश दिया जाता है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कंजर्वेशन की बात की गई है। जबकि 48A जो मैंने आपको बताया है में कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का गठन करने का निर्देश दिया गया है। चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको पहले ही, यहाँ पे सारे डीपीएसपी दिए गए हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं इनको अगर पढ़ना चाहें। 16वां प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्यों में शामिल नहीं है, विच इज नॉट द फंडामेंटल पर्पस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज सिस्टम। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना, पीपल पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट। थर्ड, ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना, प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस टू द रूरल कम्युनिटी। और आखिरी है राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करना, टू इंश्योर द पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। तो मैं बता दूं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जब भी हम बात करते हैं, हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे पीपल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस टू द रूरल कम्युनिटी, क्योंकि पंचायत की बात हो रही है तो रूरल कम्युनिटी की बात होगी, एकदम सही है। यहां पर आपसे पूछा गया था नॉट, इस वजह से सही उत्तर होगा डी, राजनीतिक जवाबदेही इसमें नहीं सुनिश्चित होती है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर आपका डी जो है वो सही उत्तर है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, ये पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये हमने आपसे डिस्कस किया है। किस शेड्यूल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड बताना है। विजयवाड़ा आपका नदी, कृष्णा, ठीक है, जमशेदपुर, स्वर्णरेखा, जौनपुर, गोमती, कोटा, लूनी, ठीक है। तो यहां पर मैं बता दूं आपका नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है, तो कोटा लूनी नहीं है यहाँ पे आपका चंबल होगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, विजयवाड़ा, कृष्णा, जमशेदपुर, स्वर्णरेखा, जौनपुर, गोमती और कोटा आपका चंबल। 18वां प्रश्न देखिए, काजू, चाय एवं इलायची जैसी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द क्रॉप्स लाइक कैश्यू, टी एंड कार्डेमोन। तो यहाँ पर काली मृदा दी गई है, ब्लैक सॉइल, फिर रेड सॉइल दी है, लेटराइट सॉइल दी है, फिर फॉरेस्ट सॉइल दी है। तो मैं बता दूं यहाँ पे आपका लेटराइट सॉइल जो होती है वो काजू की खेती के लिए अच्छी होती है, ठीक है, काजू के
उत्पादन के लिए, चाय के उत्पादन के लिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ब्लैक सॉइल जो होती है वो कॉटन के उत्पादन के लिए अच्छी होती है ना, हमने डिस्कस किया था। ये मेनली आपके डेक्कन ट्राप रीजन में पाई जाती है, महाराष्ट्र वाले रीजन में, एमपी साउथ में इधर की तरफ। तो चीजें याद रखिएगा क्लास, एक एक पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए आपके। 19th क्वेश्चन को देखिए। जो 19th क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ योजनाएं दी गई हैं और किस वर्ष ये प्रारंभ हुई है, ठीक है, लॉन्चिंग ईयर इनका दिया गया है। तो 19th का जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या है, हम देखते हुए चलते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन आपका कब आया है? 2018 में आया है, 2018 में। तो ए का आपका सेकंड हो गया, ए का सेकंड यहां भी दिया है, यहां भी दिया, यहां भी दिया, ठीक है। पीएम मातृ वंदना योजना जो है वो आपका 2017 में आया है। तो बी का थर्ड यहां भी दिया, यहां भी दिया, वेरी गुड, काफी क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया तो सभी को पता होगा, स्टार्टअप इंडिया कब आया है? 2016 में आया है ना, 2016 में। तो सी का फर्स्ट यहां दिया गया है, मतलब डी बचा 4। तो ठीक है, ये कितना हो गया? पीएम किसान सम्मान निधि 2019। तो ए आपका जो है वो सही उत्तर है, देख लीजिए, ए आपका सही उत्तर है। अब 20वें प्रश्न को हम करते हैं। 20वां प्रश्न देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे नेशनल पार्क दिया गया है, स्टेट दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आंसर दिया करिए, फिर देखिए मैम क्या आंसर बता रही हैं। जब हम अंसी की बात करते हैं, ठीक है, बालपक्रम आपका कहाँ है? मेघालय में है, बी का फर्स्ट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जब हम अंसी की बात करते हैं, अंसी आपका कहाँ है? कर्नाटका, ठीक है। ए का थर्ड, सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। फिर आपका क्या बचा? आपका सी का आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, चंदौली, और मुलेन का आपका मिजोरम हो जाएगा। तो डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ और नेशनल पार्क्स देख लेते हैं। जैसे कर्नाटका में आपका बांदीपुर है, याद रखिएगा पेपर में अक्सर पूछता है। नागरहोल कहाँ पर है? आपका कर्नाटका में है। कुंद्रेमुख आपका कहाँ है? कर्नाटका में है। अंसी कहाँ है? कर्नाटका में है, अभी हमने डिस्कस भी किया है। बन्नेरघट्टा आपका कहाँ है? कर्नाटका में है। याद रखिएगा क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज आप क्या करिए, सबसे अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नोट्स में बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर जो भी आपका मन करे। नोकरेक और बालपक्रम, नोकरेक देखिए मेघालय लिखते हो ना तो 2 नोक है, तो याद रखो नोकरेक कहाँ है? मेघालय में है। बालापक्रम कहाँ है? मेघालय में है, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो नेवगांव याद रखिएगा, तदोबा याद रखिएगा और पेंच याद रखिएगा, ये 3 जरूर याद रखिएगा, पेंच, ठीक है। और फिर संजय गांधी भी याद रखेंगे। मिजोरम की हम बात करें तो यहाँ पे मुल्लेन याद रखिएगा। हम इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं। चलिए अब 21वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालयन पर्वत क्षेत्र में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज? पहला ऑप्शन आपको दिया गया जास्कर, फिर कैलाश, फिर पीर पंजाल और आखिरी आपको दिया गया है लद्दाख। तो मैं आपको बता दूं, ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर जास्कर, कैलाश, लद्दाख उसका हिस्सा है, ठीक है। लेकिन पीर पंजाल इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन रीजन, ठीक है, ट्रांस हिमालयन रेंज बोलना चाहिए इसको। अब यहाँ पर मैप के थ्रू देखिए आपको ज्यादा क्लियर होगा। वहां पर सी जो था वो आपका सही उत्तर था, क्यों? क्योंकि वहां पे नॉट पूछा गया था। अब मैप में देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले कैराकोरम दिख रहा होगा, ठीक है, फिर लद्दाख दिख रहा है, फिर जास्कर दिख रहा है, ये तीनों आपके ट्रांस हिमालयन रेंज के पार्ट है। फिर यहाँ पर देखिए ग्रेट हिमालयन रेंज दिख रही है। ग्रेट हिमालयन रेंज के बाद आपको यहाँ पे पीर पंजाल दिख रहा है, ठीक है। फिर पीर पंजाल के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके शिवालिक रेंज है। इतनी चीजें याद रखिएगा क्लास, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। और यहीं पे लद्दाख के आगे इस साइड आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कैलाश रेंज दिखेगी। देखिए पेपर में प्रश्न आपके इस तरीके से भी पूछ सकता है कि नॉर्थ टू साउथ रेंजेस को अरेंज करिए, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखेंगे सबसे पहले कैराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ठीक है, फिर ग्रेट हिमालयन रेंज, फिर पीर पंजाल और सबसे नीचे शिवालिक रेंज। इधर ही लद्दाख के आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैलाश रेंज मिलेगी। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे K2 जो पीक है वो कहां पर है? यहाँ पर है, कैराकोरम रेंज के पास। ये भी चीज आप याद रखिएगा क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। चलिए
इतनी चीजें हो गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बोला गया, अंडरलाइन करिए, नॉट करेक्टली मैच्ड। यहां पर आपको कंट्री दी गई है, यहां पे वेरियस मिनरल प्रोड्यूसिंग एरिया दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डीआर कॉन्गो, डीआर कॉन्गो के सामने आपका लिखा है लुबुम्बासी, लुबुम्बासी लिखा है। फिर ब्राजील के सामने आपका क्या लिखा है, मिनास गरियास। फिर अर्जेंटीना के सामने ग्रीन बुशेस, और कनाडा के सामने लिखा है सुलिवन। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, नॉट करेक्टली मैच, तो ग्रीन बुशेस जो है वो आपका अर्जेंटीना में नहीं है। ये कहां पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये कहां पर है क्लास, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड बोला है। अब थोड़ा सा व्याख्या हम देख लेते हैं। यहां पर हमने आपको बता दिया, डीआर कॉन्गो में आपका लुबुम्बासी है, ब्राजील में आपका मिनास गरियास है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आपका ग्रीन बुशेस है। और ये जो ग्रीन बुशेस माइन है, दे आर फेमस फॉर लिथियम प्रोडक्शन, लिथियम के उत्पादन के लिए ये फेमस है, ठीक है। कनाडा का जो सुलिवन है ये जस्ता के लिए फेमस है, ठीक है। ये किसके लिए फेमस है, जस्ता के लिए। इतनी चीजें याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न बनते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से हर साल प्रश्न बनते हैं, ज्यादातर उम्मीदें रहती हैं कि इन टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। जैसे मिनरल, मिनरल से रिलेटेड आपका भारत में पूछ लेगा कि कोयले की ये खान कहाँ है, ये खान कहाँ है, या फिर आयरन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है, मतलब इस तरीके के प्रश्न बनेंगे। साथ ही साथ ये वर्ल्ड में भी आपका बनता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। आप में से किसी बच्चे ने मुझसे बोला था कि मैम मिनरल से रिलेटेड प्रश्न लाइए, वो भी हमने कुछ पेपर्स में डिस्कस किए हैं इसके पहले वाले। साथ ही साथ ट्राइब्स जनजाति से रिलेटेड प्रश्न बनता ही बनता है हर साल। आपका वर्ल्ड की जनजातियां पूछ लेगा या फिर इंडिया की जनजाति को ही पूछ लेगा, मैच द कॉलम के फॉर्म में दे देगा। नेशनल पार्क से रिलेटेड प्रश्न बनता ही है, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड। एक्ट से रिलेटेड प्रश्न बनता है, पर्यावरण के जो एक्ट्स हैं आपके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब कब आए या इस तरीके से ईयर से। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, तो ये टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पूरे टेस्ट सीरीज जब हम लोग अंत में पहुंचे तो एटलीस्ट आपके पास कुछ ऐसी नोट्स तैयार हो जाए जहां से क्वेश्चन फंसे, ठीक है। समझने की आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आप लोगों का, क्योंकि बहुत प्रीशियस टाइम होता है बच्चों का। यहाँ पे देखिए 23वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सिंधु नदी तंत्र की किसके नदियों का उद्गम भारत से बाहर है, ठीक है, आउटसाइड द इंडिया, किनका ओरिजिन है, दे ओरिजिनेट आउटसाइड द इंडिया, सिंधु, झेलम या सतलज। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे जो इंडस है फिर और जो सतलज रिवर है, ये दोनों जो रिवर है आपकी, ये दोनों आपके भारत से बाहर ओरिजिनेट करते हैं। मेनली ये तिब्बतियन रीजन में ओरिजिनेट करती है। तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3, 1 and 3 इज द राइट आंसर। सी जो है वो आपका सही है, ठीक है। यहां पर लोकेशन देख लीजिए, सबसे पहले आपको इंडस रिवर दिख रही है, फिर झेलम दिख रही है, फिर चेनाब दिख रही है, ठीक है, फिर रावी दिख रही है, सतलज दिख रही है और इधर बियास दिख रही है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी प्रश्न आपसे क्या कर देगा, आपको अरेंज करने को बोल देगा। और अभी रिसेंट के किसी पेपर में ये प्रश्न बोला भी है कि नॉर्थ टू साउथ रिवर्स को अरेंज करिए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमने इंडस की बात की है, फिर झेलम, फिर चेनाब, ठीक है, फिर रावी, फिर इधर सतलज और ब्यास, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 24वां प्रश्न। भारत में बाल विवाह के आरंभ होने का साक्ष्य किस काल से प्राप्त होता है, ठीक है। From which period is the evidences of commencement of child marriage in India? पहला है मौर्य काल, फिर कुषाण काल, फिर गुप्त काल, फिर दिल्ली सल्तनत काल। तो मैं आपको बता दूं, कुषाण काल से आपको एविडेंसेस मिलता है कि उस समय जो चाइल्ड मैरिज थी वो आपके प्रचलन में थी। तो बी जो है वो एकदम सही उत्तर है। चलिए यहां पर पूरी व्याख्या दी गई है, अगर आप चाहें तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, इसमें विवाह अधिनियम के बारे में भी दिया गया है। इतना मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं है बोला गया है, फिर से ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये विटामिन वाला, यहां से भी प्रश्न बनता ही है। या तो हो सकता है हु डिस्कवर्ड पूछ ले आपसे, ठीक है, डिस्कवरी से रिलेटेड मतलब डायरेक्टली पूछ ले कि विटामिन को डिस्कवर किसने किया था, या फिर पूछ ले आपसे इनकी कमी से क्या होता है, कौन से रोग होते हैं, या फिर इनको क्या कहा जाता है, विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को।
या फिर पूछ लेता है आपका कौन सा विटामिन वाटर में सॉल्युबल है, कौन फैट सॉल्युबल विटामिन से। तो प्रश्न बनते हैं यहां से, तो इस चैप्टर को भी आप ध्यान से देखिएगा पेपर के लिए। तो सबसे पहले है टोकोफेरॉल दिया है, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन, फिर थायमीन दिया है हृदयघात, फिर आपको दिया है पेरिडॉक्सिन जिसको कि मानसिक व्याधि दिया गया है, फिर आपको साइनोकोबैलामाइन दिया है जिसको कि दिया है आपका एनीमिया, घातक रक्त छीड़ता, मतलब एनीमिया ब्लड की कमी होना ये। तो यहां पर मैं आपको बता दूं नॉट बोला है, इसीलिए जो टोकोफेरॉल है वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब यहां पर व्याख्या देख लेते हैं हम लोग एक बार। सबसे पहले यहां पे याद रखिएगा क्लास, जो विटामिन ए है उसको हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर कभी आपसे पूछे कि विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, तो विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी, फंक ने की थी, याद रखिएगा, फंक ने। ये भी एक डायरेक्ट प्रश्न है, विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी, फंक ने की थी। अगर आपसे पूछे कि कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल होता है, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इसीलिए एक बार पेपर में प्रश्न पूछा था कि यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, उसमें विटामिन सी दिया था, ए दिया था, डी दिया था, ई दिया था और शायद के दिया था। तो वहां पे उत्तर क्या सही था आपका, सी सही था। क्यों, क्योंकि बी एंड सी आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपका डेका है, डेका मतलब विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। पेपर में प्रश्न पूछता है यहां से, तभी मैं आपको बता रही हूं, जो प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बता रही हूं। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ई को हम क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, टोकोफेरॉल की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है, जनन क्षमता आपकी कम हो जाती है। ठीक है, बंधता आती है। विटामिन बी12 देखिए, विटामिन बी12 को हम क्या कहते हैं, साइनोकोबैलामाइन। ठीक है, विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी1 थायमाइन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। तो यहां पर मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अगर थोड़ा सा भी आपको याद होगा, थियारी, निया पैन। ठीक है, थोड़ा सा इतना अगर आपको याद होगा तो आप लोग को इसके पहले की टेस्ट सीरीज अगर आपने देखी होगी तो वहां पे, तो विटामिन बी2 जो है वो थायमीन है। ठीक है, फिर विटामिन बी2 जो है, सॉरी बी1 जो है वो थायमीन है, बी2 जो है वो राइबोफ्लेविन है। ठीक है, फिर निया, फिर पैन, फिर ऐसे करके याद रखना था आपको। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है, सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सबसे पहला आपको दिया गया है बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, फिर माल्टा की राजधानी आपका क्या दिया है, वेलेटा है, फिर उसका मॉन्टेनेग्रो की राजधानी मॉन्टेवीडियो है, और ल्यूथेनिया की राजधानी क्या दिया है, विल्नियस दिया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, मॉन्टेनेग्रो इज नॉट करेक्टली मैच। जो सी है मॉन्टेनेग्रो वो आपका सही मैच नहीं है। क्यों, क्योंकि मॉन्टेनेग्रो की राजधानी यहां पर देखिए लिखी गई है, यहां पर क्या है, पोर्टगोरिका। ठीक है, मॉन्टेनेग्रो की राजधानी क्या है, पोर्टगोरिका है। इतनी चीजें क्लियर हो गई राजधानी से रिलेटेड एक प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 27वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पे कुछ बंदरगाह दिए गए हैं, पोर्ट दिए गए हैं और फेमस फॉर इंपोर्ट। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, जो अलेक्जेंड्रिया है ये आपका कॉटन क्लोथ्स के इंपोर्ट के लिए फेमस है। ठीक है, जब हम बात करते हैं बेलम का, तो बेलम आपका रबड़ इंपोर्ट के लिए फेमस है। सेंटोस जो है वो किसके इंपोर्ट के लिए फेमस है, कॉफी के लिए। एक बार तो प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया था कि जो सेंटोस है इट इज फेमस फॉर, तो वहां पे आपको याद रखना है कॉफी के लिए फेमस है ये। ठीक है, और मराकेबो जो है इट इज फेमस फॉर मिनरल ऑयल। क्लास दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे याद रखिएगा। यहां पे पूछता है पोर्ट और आपका फेमस फॉर इंपोर्ट, तो इसको आप टिक लगा लीजिए। यहां पर तो मैंने गंदा कर दिया, थोड़ा यहां से टिक लगा लीजिए, यहां से ज्यादा साफ दिखेगा। आंसर क्या है आपका, बी है, जो मैंने आपको बताया अभी। अब हम लोग 28वें प्रश्न को देखते हैं। यहां देखिए
देखिए क्लास 28वां प्रश्न को अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रश्न है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लीजिए, अंग्रेजी वाले इंग्लिश मीडियम में पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधों को टिड्डों द्वारा खाया जाता है। टिड्डों को मेढक द्वारा खाया जाता है, मेढक को सर्प द्वारा खाया जाता है, सर्प को बाज द्वारा खाया जाता है। और इस खास श्रृंखला में सर्प किस सोपान के पोषण स्तर पर विद्यमान है? ठीक है, यहाँ पर जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको कौन खाता है? उनको लिखा है, उनको लोकस्ट खाते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट को लोकस्ट खाते हैं। लोकस्ट को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है? स्नेक को खाता है ईगल। ठीक है, और पूछा है कि ये आपके किस ट्रॉपिक लेवल पे हैं। तो आपको पता है जो प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल है, जो ये ट्रॉपिक लेवल होते, जो प्लांट्स होते हैं, दे आर रिगार्डेड एज अ प्रोड्यूसर, वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आपके लोकस्ट आते हैं, फिर फ्रॉग आता है, फिर स्नेक आता है, फिर ईगल आता है। ठीक है, यहाँ पे जो ईगल है ये फाइनल कंज्यूमर है। ठीक है, ये एकदम लास्ट में इसने स्नेक को खा लिया, तो ये आपका फाइनल प्रोड्यूसर है। तो ये मेनली आपका कौन सा होगा? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे होगा ना, आखिरी ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल ये एक एक ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक एक ट्रॉपिक लेवल है। इतनी चीजें समझ में आई? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 29th, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुरूप है? ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 आपके डीपीएसपी के किस आर्टिकल में दिया गया है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो आर्टिकल 39A, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 45। तो मैटरनिटी बेनिफिट की बात की गई है, तो वो आपका किस में दिया गया है? आर्टिकल 42 में। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहां पर देखिए जो मातृत्व लाभ, जो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट था 2017, उसमें क्या किया गया था वो देख लीजिए। उसमें जो मैटरनिटी लीव थी उसको 12 हफ्ते से बढ़ाकर 12 वीक से बढ़ाकर 26 वीक कर दिया गया था। ठीक है, 26 वीक्स उसको कर दिया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा। और आप सभी को पता है जब भी हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो वो आपका किस भाग में दिया है? चौथे भाग में दिया है। और यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट की बात किस आर्टिकल में आपके की गई है? 42nd आर्टिकल में की गई है। इतनी चीजें क्लियर। हम डीपीएसपी से रिलेटेड रोज एक प्रश्न को डिस्कस करते हैं, आपकी काफी चीज तैयार हो रही होगी अब। ठीक है, 30 प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला नेपाली, इंग्लिश, संस्कृत या फिर सिंधी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो आपके 8th शेड्यूल में नहीं है। ठीक है, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं आपकी? 22 लैंग्वेज है, ये याद रखिएगा। 22 लैंग्वेज आपकी शामिल है, जिसमें कि अंग्रेजी नहीं है। 31st प्रश्न को देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। तो यहाँ पे एजर्शन और रीजन वाला प्रश्न है। भारत का लोकतंत्र पश्चिमी देशों के लोकतंत्र का अंधानुकरण मात्र नहीं है। क्यों? भारत में चर्चा की संस्कृति प्राचीन काल से विद्यमान है। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ ब्लाइंड imitation of the democracy of western countries. The culture of discourse in India has existed since ancient time. यहाँ पे ये लिखा है, ऐसा नहीं है कि हमारा जो हमने जो डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, जो हमने लोकतंत्र सिस्टम अपना अडॉप्ट किया है, वो एक ब्लाइंड कॉपी है वेस्टर्न कल्चर की। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी वो पहले से चलती आ रही है। इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहां पर मैं बता दूं आपका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। ठीक है, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अमर्त्य सेन के नाम आपने सुना होगा। अमर्त्य सेन का नाम, इनके अनुसार लोकतंत्र का अर्थ समाज में चर्चा की संस्कृति के विद्वान होने से है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, समाज में चर्चा की संस्कृति, कल्चर ऑफ डिस्कोर्स से है।
और इस संदर्भ में वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पश्चिमी विचारों का अंधानुकरण मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत में प्राचीन समय से विद्यमान है। ठीक है, पहले से हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जहां पे लोगों के पास ये अधिकार था कि वो चर्चा कर सकें। समझ में आ रहा है? तो ये चीज इन्होंने लिखी है। चलिए अगला देखिए 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्हाइट लेबल एटीएम द्वारा प्रयुक्त सुविधाओं के संबंध में विचार कीजिए। व्हाइट लेबल एटीएम जो है उनके पास क्या क्या सुविधाएं होती हैं? तो गेट अकाउंट इंफॉर्मेशन, सेकंड जनरेशन ऑफ मिनी स्टेटमेंट लोग निकालते हैं, दूसरा पिन चेंज फैसिलिटी, आप पिन चेंज कर सकते हैं, और आखिरी है रिक्वेस्ट फॉर द चेकबुक, आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो व्हाइट लेबल एटीएम जो है वो आपको ये चारों फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। 1, 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। डी जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है। अब यहां पर देख लीजिए क्लास, जो एटीएम में 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, एटीएम में 3 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष जो है वो गैर बैंकिंग निकाय होगा, जो इसे लगाएगा इसी के पास इसका मालिकाना हक होता है। ठीक है, दूसरा जो पक्ष होता है इससे ऑपरेट करने वाला पेमेंट नेटवर्क होगा। तीसरा पक्ष जो होता है वो स्पॉन्सर बैंक होता है, जो कैश मैनेजमेंट का काम देखता है। समझ में आ रहा है? तो ये 3 पक्ष आप याद रखिएगा एटीएम के। वैसे प्रश्न में ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, मुझे जहां तक लगता है, अगर पूछेगा तो वही आपका पूछेगा कि व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है, लेकिन तब भी मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा डीप में। हम लोग 33वां प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड सेंड 2 नेवल एक्सपीडिशन टू सेलोन इन 1642? तो सबसे पहले आपका दिया गया है राजा राज, फिर नरसिंह वर्मन, फिर उसके बाद कीर्ति वर्मन, और आखिरी में आपको जयसिंह दिया गया है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो आपका सही उत्तर है वो है बी। जो नरसिंह वर्मन था उन्होंने 2 नेवल एक्सपीडिशन सेंड किए थे सेलोन में इन 1642। जो नरसिंह वर्मन था वो किसका बेटा था? महेंद्र वर्मन प्रथम का बेटा था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और नरसिंह वर्मन ने अपने अभिलेखों में अपने आप को वतापी कोंड के रूप में मेंशन किया है। ये भी चीज याद रखिएगा। तो पेपर में प्रश्न पूछ लेता है वतापी कोंड किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा किसको कहते हैं? नरसिंह वर्मन को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? भारत के निम्नलिखित महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षकों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या की बात की गई है, एंड सेलेक्ट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अपॉइंटमेंट फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन। तो इस तरीके का प्रश्न पूछ लेता है कई बार। जैसे एक बार विमेन कमीशन से रिलेटेड प्रश्न पूछा था और वहां पे बोला था कि विमेन कमीशन की जो चेयरमैन है उनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो यहां पर भी ये प्रश्न बनता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? वो आपका डी है। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। तो सबसे पहले आपके वी नरहरि राव आए, फिर उसके बाद वी एन कौल आए, फिर उसके बाद विनोद राय और शशिकांत शर्मा। तो यहाँ पे डी आपका सही उत्तर है क्लास। अगर आप चाहें तो ये दी गई है लिस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप नेट पे भी क्या डालेंगे तो आपको डायरेक्ट सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए 35वें प्रश्न को देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत के राजकीय चिन्ह को अपनाया था? ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किस दिन इसने अपनाया था भारत में आपका नेशनल एम्बलम को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी। 26 जनवरी आपका किस उसमें दिया है? डी में दिया है। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एम्बलम को अपनाया था। ये देखिए 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था तथा इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। एक बार प्रश्न में ये भी पूछा गया था पेपर में कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को कौन कौन सी चीजें अपनाई गई थी? ध्यान से देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत याद रखिए क्लास, फिर
तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी। तो भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के राजकीय चिन्ह, जिसको कि हम सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ का शीर्ष भाग को हम लेते हैं, को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया तथा इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई। और संविधान सभा की जो 24 जनवरी 1950 की बैठक थी उसमें क्या किया, भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गीत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपका कब अपनाया गया है, वो आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्लास, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिएगा। 36वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किन स्थानों पर भारत सरकार ने रणनीतिक तेल रिजर्व स्थापित किए हैं। ठीक है, रणनीतिक तेल रिजर्व आपका कहां स्थापित हुआ है ये देखिए। तो सबसे पहले आपको दिया गया है विशाखापट्टनम, फिर आपको दिया गया पादुर, फिर आपको दिया गया है मंगलौर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व आपका विशाखापट्टनम में भी स्टैब्लिश किया है, पादुर में भी स्टैब्लिश किया है और मंगलोर में भी। ठीक है, तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। एक बार हम लोग देख भी लेते हैं, डी क्या है, सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 37वां प्रश्न देखिए, इन जनवरी 2001 द साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे रिसेंटली सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन ऑन इंडियन रेलवे नेटवर्क। व्हाट इज दिस फ्राइट ट्रेन नेम्ड। अच्छा ठीक है क्लास, ये प्रश्न आपके पेपर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 2021 का प्रश्न है। ठीक है, करंट का प्रश्न है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऐसा कोई चीज अगर होती है तो पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। 37 का आपका डायरेक्ट आंसर है वासुकी। ठीक है, वासुकी जो है वो सी जो है वो आपका डायरेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 38 प्रश्न देखिए, स्टैंड अप इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? करेक्ट बोला है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल 2016 में की थी। इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल महिलाओं और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च दिस स्कीम स्टैंड अप इंडिया ऑन 5 अप्रैल 2016. The objective of this scheme is to support the entrepreneurship among only the women and SC and ST communities. तो 38 का जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, बोथ। ठीक है, यहां पर क्लास याद रखिएगा कि आपका जो स्टैंड अप इंडिया है वो आपका कब लॉन्च हुआ था, 5 अप्रैल 2016। ये 2016 का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार पेपर में ये देखा गया है कि स्कीम से रिलेटेड डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं। यहाँ पे आपको वेरियस स्कीम्स दे देंगी और यहाँ पे लॉन्चिंग ईयर दे देगा। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। यहां पर सही उत्तर आपका क्या है, सी जो है वो सही उत्तर है। 39 प्रश्न देखते हैं हम लोग। 39 क्या है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने डकवर्थ लुईस नियम को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया था। ठीक है, व्हेन डिड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफिशियली अडॉप्टेड द डकवर्थ लुईस रूल, 1991, 1996, 1997 या 1999। तो यहां पे जो सही उत्तर आपका है वो है डी, 1999 में इसको अपनाया गया था। आखिरी प्रश्न देखते हैं आज की क्लास का हम। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इन्हें अरेंज करना है। तो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ईयर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका दिया है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की बात की है, फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। तो यहाँ पे जो सबसे आसान है वो आपका क्या है, नाबार्ड। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट आपका कब हुआ है, 1982 में। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये आपका कब हुआ है, 1965 में। ये 65 होगा। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं नाफेड की, तो ये आपका कब हुआ है, 1958 में, और ये 1955 में। अब इसको आप अरेंज करिए। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर लास्ट में 4 आएगा। 1 3 2 4 आपका बी ऑप्शन। तो बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है,
तो चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं एंड करेंगे। आज के क्लास में हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको क्लास में बताया, आप उसको जरूर पढ़िए और जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में नोट कर लीजिए, या फिर जब भी आपको टाइम मिले या फिर एक फोल्डर बना के रख लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करते चलिए। तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करेंगे। धन्यवाद। इसी तरीके से रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने रहिए।